नमस्कार, मैं मनीष स्वागत कर रहा हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है आपके कहीं के डेट में आ गया था। हालांकि हम अभी 3 तारीख तक बिजी हैं, चूँकि मेरा ट्रेनिंग चल रहा है 3 तारीख तक और पूरा हेक्टिक शेड्यूल रहता है। तकरीबन 8:30 बजे तक मुझे रिलीज़ किया जाता है, 5 बजे सुबह से लेकर 8:30 बजे तक। तो इसी संदर्भ में कि चलो ठीक है, आज टाइम मिला है तो मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूँ। थोड़ा-सा यहाँ पे आपको माइक की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरा ईयरफ़ोन भी ख़राब हो गया है और जैसे ही बाहर आएँगे 3 तारीख को, तो हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे, यानी कि ईयरफोन का। तो थोड़ा सा अगर नॉइजेज या जो भी आपको आवाज़ नहीं जा रही होगी प्रॉपर, तो थोड़ा सा कोप अप कीजिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। 10 दिन के बाद हम चीज़ों को सुधार लेंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि वैकेंसी आना चालू हो गए हैं और इसके लिए जो नोटिफिकेशन से पहले ही एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो आया था, उसके लिए मैंने आपको वीडियो भी बनाया था और 2 दिन पहले आपको पेपर कटिंग के माध्यम से बताया था कि इसका जो शॉर्ट नोटिस है वो आ गया है और 20 तारीख को रिलीज़ हो जाएगा। तो 20 तारीख के डेट में आपके DFCCIL, जो कि आपके जो रेलवे के ही एक प्रक्रम है, भारत सरकार के उपक्रम आप देख सकते हैं कि है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है। चूँकि यहाँ पे बच्चों को लगता है कि ये जो है वो DFCCIL है तो प्राइवेट है, तो यहाँ पे ज़्यादातर प्राइवेट लोग खटते हैं, तो उसी तरह का वैकेंसी है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जूनियर एग्जीक्यूटिव और MTS की वैकेंसी हमेशा से निकलती आई है। 2018 में मैंने इसको फॉर्म फिल किया था और उसमें मेरा तकरीबन जो रैंक आया था, हालांकि 54 ही वैकेंसी थे, उस समय मेरा रैंक आया था 700 समथिंग आया था। तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में लगता है कि अच्छा 500 ही वैकेंसी है, 550 वैकेंसी है तो हमारा होगा नहीं, लेकिन इसमें ऐसा देखा गया है कि बहुत कम कट ऑफ पे ही चीज़ें आपके लिए मिल जाती है, बहुत सारे पोस्ट। तो यहाँ पे देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर, नोटिस वगैरह क्या क्या चीज़ें दे रखी है और तमाम डिटेल को हम डिटेल में चर्चा में शामिल करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओपनिंग डेट की बात करें तो ओपनिंग डेट आपके 20/5/2023 यानी कि कल से ही इसका जो फॉर्म फिल है वो चालू हो गया। क्लोजिंग डेट है वो आपके जून 19/6/2023 तक रखा गया है। अगर हम बात करें टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ फर्स्ट स्टेज, यानी कि अगस्त में आपका एग्जाम होगा, फिर दिसंबर में आपका मेंस होगा। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि कंप्यूटर टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जो होगा, यानी कि आपके जो साइको जिसे हम कह सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड, वही होता है जो कि आपके मार्च 2024 में होंगे। तो अच्छा खासा समय आपको दिया जा रहा है, आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। अप्लाई करने के लिए ये PDF के जो लिंक है उस पर आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये PDF जो है मैंने टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया है। चलिए, अगर फॉर्म फीस की बात करें तो 1000 दिया गया है। SC ST OBC SC ST और जो एक सर्विसमैन वाले हैं उनको यहाँ पे PW वाले को रिलैक्सेशन दिया गया है, 1000 उनको पेमेंट नहीं करना है। चलिए, अगर हम बात कर लें कि इसमें जो कितना पेमेंट होगा, तो यहाँ पे 30,000 से 1,20,000, यानी कि जो आपके अप्रॉक्स स्टार्टिंग में एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो मिलते हैं वो तकरीबन 50 से 55,000 के अराउंड में आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं जो डिफरेंट पोस्ट है उसमें कितने वैकेंसी हैं और कौन कौन से एलिजिबल हैं। तो ये देखिए, एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए आपको डिप्लोमा डिग्री यानी कि बीटेक या ड्यूल डिग्री कर रखे हैं, बीटेक एमटेक तो दोनों चलेगा। यानी कि जो ये आपके रेलवे है, रेलवे का ये जो उपक्रम है DFCCIL, ये हायर डिग्री को भी मान्यता देता है। बहुत सारे ऐसे भी वैकेंसी होते हैं जिसमें कि सिर्फ डिप्लोमा खोजता है, तो बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले को ही लिया जाता है और डिग्री वाले को नहीं लिया जाता है। ये स्टेट में होता है कि सिर्फ डिप्लोमा वाले को भरने के लिए अलाउ है, डिग्री वाले नहीं भर सकते हैं। लेकिन जितने भी सेंट्रल के वैकेंसियाँ आती है उसमें आपके बीटेक वाले भी अलाउ होते हैं, अगर वहाँ पे डिप्लोमा वाले अलाउ कर दिए गए हैं तो हायर डिग्री ऑटोमेटिक अलाउ कर दिए जाते हैं। तो आप देख लेंगे सिविल में क्या क्या होना चाहिए। सिविल में भी बहुत सारे छोटे छोटे डिग्रियां होती है, या आप कह सकते हैं सब ब्रांच होते हैं। उसके तहत सिविल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह ये सब है। तो आप देख लेंगे डिटेल में, इसको हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। वैकेंसियाँ के बारे में देख लेते हैं। 24/5/3 OBC NCL 13। NCL के लिए आपको अनिवार्य है कि 8 लाख से कम आपकी जो है वो परिवार की इनकम होनी चाहिए। चलिए, उसमें भी डेफिनेशन है कि 8 लाख में कौन कौन से चीज़ें आएगी कि नहीं आएगी, क्या सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, ये सब जो चीज़ें हैं वो आप देख लेंगे। हालांकि मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं आती है अगर आप C और आप D ग्रुप के आपके मम्मी पापा हैं। तो शायद बी ग्रुप के भी मम्मी पापा अगर होंगे, बी ग्रुप में अगर मम्मी पापा कार्यरत होंगे तो वो भी सैलरी में काउंट नहीं होता है। चलिए, अगर हम बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल बिजनेस एंड डेवलपमेंट, टोटल वैकेंसी है कितना
335 है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, आप देखेंगे ग्रेजुएशन यहाँ पे खोजा जा रहा है, और भी यहाँ पे पोस्ट है। मैंने इलेक्ट्रिकल को छोड़ दिया है, इलेक्ट्रिकल वगैरह में सब वैसा ही क्राइटेरिया है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं इसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल, तो यहाँ पे इसी में मैंने अप्लाई किया था और अच्छा खासा नंबर भी आया था, लेकिन चूंकि वैकेंसियाँ कम थी मेरे लिए, 54 ही वैकेंसियाँ थी, तो तकरीबन वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 700 रैंक के अराउंड मैंने आपको बताया है। उसके बाद ग्रेजुएशन यहाँ पे खोजा जा रहा है नॉट लेस देन 60%, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे दे रखा है, जो कि A2 यहाँ पे अनिवार्य है, जो कि ये आपके DFCCIL में जितने भी पोस्ट होते हैं वो टेक्निकल रिलेटेड होते हैं, और टेक्निकल बैकग्राउंड से यानी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जितने भी पोस्ट होते हैं लगभग सभी में आपको वाला जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे देखिएगा A3 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे फॉलो करवा रहा है। तो आप देख लेंगे कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं वो बाद में क्यों क्या होता है ना, कि अगर हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड की वजह से छट जाते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो अगर कोई टेस्ट भी करना चाहते हैं कि इसमें मेरा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, तो भी भर सकते हैं, लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर सिलेक्शन होगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की, तो यहाँ पे 3 ईयर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स यहाँ पे एसेंशियल रखा गया। चलिए मेडिकल स्टैंडर्ड में हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी छूट दी गई है, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है, ये आपके टेक्निकल से रिलेटेड पोस्ट नहीं है, या आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है। तो यहाँ पे आपको C1 कैटेगरी के ही जो कैंडिडेट हैं उनको C1 से एबव, C1 वाले हैं तो अच्छी बात है, C1 से एबव है तो और भी अच्छी बात है, A2 B1 जो भी होता है वो अगर है तो अच्छी बात है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करें, तो यहाँ पे भी 3 ईयर बैचलर इन बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे जो आपने कोर्स कर रखा है, BBA हो या MBA वगैरह हो या MS हो, तो तमाम जो लोग हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो 3 ईयर डिप्लोमा है, या आप BCA कर रखे हो या MCA वगैरह कर रखे हो, तमाम जो यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे, तो इन सभी सब्जेक्ट से अगर कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करें, तो यहाँ पे मेट्रिकुलेशन, अच्छा जूनियर की बात करें, देखिए जहाँ पे भी जूनियर एग्जीक्यूटिव रहेगा तो जूनियर में आपको ITI खोजता है, और ITI के अलावा अगर आप हायर डिग्री रखते हैं, ITI नहीं है आपके पास, डिप्लोमा है या बीटेक है, तो ऊपर भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि हायर जो डिग्री है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, बशर्ते कि आप अगर जाएंगे स्टेट में तो बहुत सारे रिकॉग्नाइज इसको नहीं करती है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, तो यहाँ पे फिर जूनियर आ गया, तो 148 पोस्ट के लिए ITI मिनिमम रखा गया है, और मेट्रिकुलेशन जो है वो मिनिमम 60% मार्क के साथ होना चाहिए। कौन कौन से इसमें ब्रांच कवर होंगे वो भी डिटेल में दे रखा है, तो आप डिटेल में इसको देख लेंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की बात करें, तो यहाँ पे 9 वैकेंसी है, और यहाँ पे भी उसी तरीके से दे रखा है कि क्या क्या आपको चाहिए, ITI ही दे रखा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक बार देख लेते हैं, 2 ईयर ITI यहाँ पे खोज रहा है, ITI अप्रूव्ड SCBT, यानी कि अगर हम बात करें स्टेट की या आपके नेशनल की बात करें, तो कोई भी अगर आपने ITI कर रखा है तो चलेगा। चलिए और नीचे चले जाते हैं, तो इसमें और क्या क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा आप मुझ पैसे देखिएगा, जो मैंने कहा था कि बीटेक एमटेक वगैरह वगैरह वाला जो है वो आप लोग एलिजिबल हैं, तो उसमें ये चीज़ें दे रखी है कि हायर डिग्री को छाटा नहीं जाएगा, यानी कि उनको भी एलिजिबल यहाँ पे डिक्लेयर करता है। चलिए अगर हम बात करें जो एज क्राइटेरिया की, तो 18 से 30 रखा गया है दोनों पोस्ट के लिए, यानी दोनों इन द सेंस कि जूनियर और आपके एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। और SC ST वगैरह के कैंडिडेट को जो छूट मिलती है वो सब इसमें जो कॉमन है वो सबको तो पता ही होगा। चलिए और नीचे कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। हाँ, अगर कोई आप फर्म में काम कर रहे हैं तो ये ऑब्वियस है कि आपके पास NOC होना चाहिए, लेकिन आप ऑलरेडी DFCCIL में कार्यरत हैं तो उसके लिए NOC की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो कुछ क्लियरेंस होती है वो आपको DV के समय प्रस्तुत करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो अलाउंस वगैरह जो है DA वगैरह वगैरह HRA वगैरह सब इसमें आपको सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वैसा ही आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये दे रखा है कि किस में होगा, किस में आपके कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा कि नहीं होगा। देखिएगा जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट है, वहाँ पे आपके जो है वो CBT 3 आप कर सकते हैं या आप कर सकते हैं साइको होगा, बाकी में यहाँ पे साइको की प्रोविज़न है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि सेकंड स्टेज नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। और यहाँ पे और नीचे हम जाए तो क्या क्या दे रखा है। हाँ, 20 जो फर्स्ट स्टेज है
यहाँ सेकेंड स्टेज यानी कि फर्स्ट स्टेज में 20 टाइम्स को लिया जाएगा, उसके बाद मेंस में 8 टाइम्स को लिया जाएगा, यानी कि मेंस में 8 जितने भी वैकेंसी है उसके 8 टाइम्स को बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि जितने भी जो कैंडिडेट होंगे वो अकॉर्डिंग टू वैकेंसी बुलाया जाएगा, यानी कि अगर वो लोग नहीं पहुंचते हैं तब आपको पीछे से बुलाया जाएगा। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन 90 मिनट के होंगे यहाँ पे, और सिलेबस दे रखा है, ये CBT 1 के लिए है, और ये CBT 1 कॉमन है, लेकिन CBT 2 जो है वो आपके 96 नंबर के आपके ट्रेड से होंगे, और 24 नंबर के जो हैं वो आपके जनरल वगैरह जो ये सब है वो सब होंगे। नीचे सिलेबस दे रखा है, आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और यहाँ पे 90 मिनट में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, एक एक के नंबर सॉरी 0.25 जो निगेटिव है एक क्वेश्चन पे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, इफ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेक्शन देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, यानी कि अगर डिफरेंट सेक्शनल, जैसे कि आपके CBT 2 की बात करें तो 96 क्वेश्चन आपके टेस्ट से होंगे, तो सेक्शनल कट ऑफ की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें सेम कट ऑफ वगैरह, अच्छा नीचे जाते हैं तो और क्या क्या दे रखा है। चलिए क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो UR में 40 रखा गया है, SC OBC NCL में 30 रखा गया है। नॉर्मलाइजेशन होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपके लगेंगे जो भी है, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपके मेरिट बनेंगे। अवार्ड ऑफ मार्क्स इन केस ऑफ एम्बिगुअस क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो सभी को नंबर मिल जाएंगे, वही सब कह रहा है जो जनरली आपको पता ही होगा। चलिए और कुछ नीचे दे रखा है, काफ़ी लंबा PDF है, 39 पेज का है, तो थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा सा टाइम लगा। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पे आपके एग्ज़ाम होंगे वो सब दे रखा है कि कौन कौन से सिटी में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल नोटिस में आप देख लेंगे। यहाँ पे 1000 आपको फीस लग रहा है, और अप्लाई ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। CBT बेस्ड है तो ऑनलाइन ही ऑब्वियस है होगा ही। और इंस्ट्रक्शन बुक, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये सब जो चीज़ें जनरल है सब एग्ज़ाम में होती है, वहीं सब इतना लंबा लंबा पैराग्राफ लिखा है, क्योंकि नोटिफिकेशन है, बाद में अगर कोर्ट में मामला जाता है तो इसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो लोग इंटरटेन करेंगे, बार्निंग वगैरह ये सब क्या क्या चीज़ें। चलिए और तो यहाँ पे सिलेबस की हम बात कर लेते हैं, तो सिलेबस नीचे दे रखा है, तो अपने रिस्पेक्टिव जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस देख लेंगे। जैसे यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, पोस्ट 22 कोड 22 की बात करें तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन 60 कहाँ से आएंगे, उसके बाद क्वेश्चन 60 कहाँ से आएंगे ये आप देख लीजिएगा आपके ट्रेड से। और उसी तरीके से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल की तो यहाँ पे देखिएगा जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और उसके बाद रीजनिंग, इससे आपके 24 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे आपके 96 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके ट्रेड से होंगे। जैसे आपके अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम, पावर ट्रांसमिशन, उसी तरीके से अगर हम सिविल की बात करते हैं तो सिविल में आपके सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, तो तमाम जो आपके ट्रेड हैं उसी से क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होंगे। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी, अगर फिर भी मन में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।